आरक्षण का त्रिकोण जीतेगा कौन? फिलहाल ये छत्तीसगढ़ की सियासत में सबसे मौजूद सवाल बना है। आरक्षण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक और सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर आदिवासी वर्ग बेहद नाराज है। सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में लामबंद होकर आदिवासी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गरियाबंद में लगभग 4000 आदिवासी अपने पारंपरिक हथियारों के साथ रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव किया। हमारे समाज का जो 32% आरक्षण को कम करके 20% कर दिया गया, उसको लेकर ज्ञापन दिए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित तौर पे और भी अगर किसी प्रकार की पहल नहीं होती है तो आने दिनों में और उग्र आंदोलन की जाएगी। आरक्षण के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी कम नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव को देख सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ये साबित करने में जुटे हैं कि वो एसटी वर्ग को 32% आरक्षण के पक्ष में है। एसटी वर्ग के आरक्षण के रद्द होने का ठीकरा भी एक दूसरे पर फोड़ते हैं। बीजेपी इसके लिए मौजूदा सरकार को दोष देती है, जबकि मुख्यमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बीती सरकार के तत्कालीन भाजपा सरकार ने अगर कोर्ट में ढंग से पक्ष रखा होता तो आज ये नौबत न बनती। कांग्रेस सरकार का ये भी दावा है कि आरक्षण को यथावत रखने सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रही है, जहां देश के 3 बड़े वकील सरकार का पक्ष रखेंगे। वहीं बीजेपी एसटी मोर्चा शनिवार को कांग्रेस आदिवासी विधायकों का घेराव करने वाली। सरकार में बैठे हुए विधायक ये लोग आज जिस तरीके से मौन साध करके रखे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने इस बात को तय किया है, उनके कार्यालय का घेराव करेंगे, उनको जगाने का प्रयास करेंगे। 1.25 साल बचे हैं चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव 1.25 साल में है, तो अलग अलग चाहे आरक्षण की बात को लेकर हो, चाहे अलग अलग बेरोजगारों को रोजगार की बात हो, इसकी बात उन्होंने करें। मैं बोलता हूँ 15 साल में तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया, उस समय पैरवी क्यों नहीं किए? कुल मिलाकर आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी खुद को आदिवासियों का हितैषी और सामने वाले को विलेन साबित करने में जुटे हैं। जाहिर है अगले साल सूबे में चुनाव है, ऐसे में बीजेपी हो या कांग्रेस ये नहीं चाहेंगे कि आरक्षण के मुद्दे पर आदिवासी वोटर्स उनके खिलाफ हो जाएं। राजेश मिश्रा, IBC 24, रायपुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप छत्तीसगढ़ की बात देख रहे हैं और जैसा आपने पहले इस रिपोर्ट में देखा, आप समझ गए आज का मुद्दा है आरक्षण। आरक्षण पर आया पिछले दिनों कोर्ट का फैसला और इसके बाद से एक ब्लेम गेम शुरू हुआ। मौजूदा सरकार कहती बीती सरकार ने ढंग से पक्ष रखा होता, अगर ढंग से पहले तथ्य रखे होते तो आज ये नौबत नहीं बनती। अब विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सरकार ने अगर बीते 3-4 सालों में इसमें वक्त रहते ढंग से कोर्ट में बात रखी होती, महंगे वकील लगाए होते तो ये नौबत ना बनती। अब इससे 2 कदम आगे जाकर दोनों पक्षों की तरफ से इसे चुनाव तक इस मुद्दे को जीवित रखने की कोशिश दिखती। जो वर्ग प्रभावित है वो भी पदयात्राएं करके अपना विरोध, अपना प्रदर्शन, अपना गुस्सा, आक्रोश दोनों पक्षों के सामने जाहिर कर रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो 3 सिरे हैं, कुल मिलाकर क्या ये केवल आने वाले चुनाव तक हमको इसी तरह चलता दिखेगा या इसके पहले इसका निदान निकल जाएगा? जिम्मेदार कौन, इस पर तो हम पहले भी डिबेट कर चुके हैं। हमारे साथ में आज एक पैनल जुड़ रहा है। दोनों पक्षों के 2 बड़े कद्दावर नेता हैं, समझदारी से अपनी बातें सुलझे तरीके से रखते हैं। सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, समझदार तरीके से अपने पॉइंट यहां हमेशा रखते हैं, स्वागत है आपका। संजय श्रीवास्तव जी मुखरता से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इस मंच के ऊपर रखेंगे और शशांक शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आरक्षण से जुड़े हुए तमाम बारीक पहलुओं को समझते हैं। आप तीनों का स्वागत है छत्तीसगढ़ की बात में। सबसे पहले सुरेंद्र शर्मा जी, आज एक नई बात जो दिखाई पड़ रही है, जिस वर्ग को लेकर हम कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, सरकार कहती है कांग्रेस की हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, अब वो सड़कों पर उतर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, घेराव कर रहा है और अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। यह आक्रोश किसके प्रति आप मानते हैं? देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि इस आरक्षण को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय हुआ था और 50% से 58% की जो आरक्षण की सीमा है, 50% की सीमा को बढ़ा करके 58% तक के आरक्षण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये निश्चित रूप से राजनीतिक लाभ लेने की नीयत से किया गया, वरना 6 साल 7 साल उनकी सरकार थी और मामला न्यायालय में लंबित था। तो अगर इसको वास्तविक में भारतीय जनता पार्टी इसके प्रति गंभीर होती तो उस समय ही इस ढंग से इसका प्रयास किया जाता। और आज अगर मान लीजिए आदिवासी वर्ग जो है
उनका 12% आरक्षण खत्म हुआ है, उनका आक्रोशित होना बिल्कुल स्वाभाविक है, उनका सड़कों पे आना बिल्कुल जायज है। हमारी कांग्रेस पार्टी भी ये मानती है, हमारी सरकार भी ये मानती है कि छत्तीसगढ़ में तमाम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, और इस दिशा में कांग्रेस की सरकार ने लगातार पहल किया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चूंकि कांग्रेस ने अच्छा वकील नहीं लगाया, तो अच्छा वकील की परिभाषा क्या है भाई, ये जरा बता दें, किसको अच्छा वकील कहा जाता है। आपने अपने मंत्रिमंडल उप समिति के रिपोर्ट को PIL के जवाब में दाखिल नहीं किया, आपने मुख्य सचिव के जो कमेटी बनाई थी उसके रिपोर्ट को दाखिल नहीं किया। जब कोर्ट ने पूछा कि आपने आरक्षण को 58% क्यों किया, आदिवासियों के आरक्षण को 32% क्यों किया, तो आपने हेड काउंट भी नहीं किया, आपने उस समय के तमाम सारी परिस्थितियों को वहां कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। और जब कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ये सब रिपोर्ट को प्रस्तुत करना चाहती थी, तो कोर्ट ने कहा कि शपथ पत्र के साथ न्यायालय की अपनी प्रक्रिया होती है पाठक जी, और न्यायालय ने अपनी प्रक्रिया के तहत उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी वैसे भी आरक्षण विरोधी है, और कई बार कई मंचों पर आरएसएस के आपको भी और दर्शकों को भी ये दिखाना चाहेंगे। आज से आप लोग जब बात कर रहे हैं तो आपकी शुरुआती ओपनिंग स्टेटमेंट के लिए 2 मिनट का हम यहाँ टाइमर भी लगा रहे हैं ताकि सबको बराबरी से मौका मिले। आपने अपनी बात रखी। संजय श्रीवास्तव जी, सीधा सवाल, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी गुस्सा नहीं है? क्या आपने पहले अपने पक्ष ढंग से रखे और नहीं रखे तो क्या उसका खामियाजा आज ही बार भुगत रहा है? आज आप इस पर रैलियां निकाल रहे हैं या उनका साथ देने की बात कहते हैं? 2 मिनट है आपके पास, बात रखें। देखिए पुनीत जी, ये वस्तुतः सत्य है कि जो ट्राइबल का जो आरक्षण 32% का जो काम है, जो निर्णय है, वो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया था, और 32% आरक्षण हमारी नीयत थी, हमको देना था उस वर्ग को, इसलिए हमने 32% का आरक्षण किया था। अब न्यायालय के अंदर में आरक्षण के विषयों को लेकर तमाम प्रकार की याचिकाएं लगती हैं, और इन याचिकाओं पर सरकार जो रहती है, उस समय की सरकारें रहती है, सरकारें जवाब देती हैं। हमारी सरकार जब तक थी तब तक 32% आरक्षण यथावत था, उसका लाभ भी आदिवासी वर्ग को मिलता रहा। क्या 4 वर्ष में कितनी पेशियां हुई है, 4 वर्ष में कितनी बार ये उस आरक्षण के मामले को लेकर कितनी बार फेस किए कोर्ट को? जब कोर्ट ने इनसे जो चीजें, आवश्यक चीजें जो मांगी, क्या उन्होंने प्रस्तुत किया है? ये 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर में ये न्यायालय के सामने अपने पक्ष को पुख्ता तरीके से नहीं रख सके। हो सकता है 2-4 महीने के अंदर में ये निर्णय आता है कि सरकार आने के बाद तो मैं स्वीकार कर सकता था कि अभी 2-4 महीने हैं, पुरानी व्यवस्थाएं हैं, इस कारण इनको समय नहीं मिला। 4 वर्ष हो गए। इनकी नीयत देखिए ऐसा है, ये आरक्षण करते जरूर हैं, बीजेपी को बदनाम करते। इनके कई सैकड़ों उदाहरण हैं कि आरक्षण के नाम पर ये कितनी सरकार जो है, और कांग्रेस, मैं कहूंगा सरकार क्या, कांग्रेस बदनाम है। ये याद होगा आपको, SC का जो 12 से 13% हुआ था, इतना हल्ला मचाए थे कि हमने 1% हमने SC वर्ग को बढ़ा दिया। उसके बाद OBC का आपको ध्यान है कि OBC का बगैर कोई तैयारी के, बगैर कोई जानकारी के इन्होंने सीधे 52% की बात कर, 27% आरक्षण की बात करी। क्या स्थिति रही 27% आरक्षण की? अरे हमने तो लाभ दिया बरसों बरस तक, और हमारी सरकार के समय उस पर किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु नहीं हुआ। हम स्टैंड किए थे, हम लड़ रहे थे, इसीलिए यथावत था। आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और तो और OBC आरक्षण एक बड़ा वर्ग है ना, OBC का, OBC वर्ग से आते हैं मुख्यमंत्री जी, जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग को छलने का काम यदि किसी ने किया तो भूपेश। चलिए संजय जी, आपने अपनी 2 मिनट में बात रखी, आपके पास वापस मैं लौटूंगा, कांग्रेस की बात रखिएगा, वापस रखिएगा। फिलहाल शशांक जी से मैं पूछता हूं। शशांक जी, दोनों पक्षों को आप सुन चुके, और ये कोई नई बात नहीं हो रही है, ना तो ये आपत्तियां नई हैं, पहले भी इसका अनुभव सरकारों को है जो भी सत्ता पक्ष में रहे। ये डिबेट हम काफी समय से सुन रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन, क्या लगता है आपको, आपकी राय में कौन? देखिए पुनीत जी, ऐसा है कि राजनीति में आधा सच और आधा झूठ का खेल होता है। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि 2012 में ये विधेयक क्यों लाया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश के समय में 1994 में जो मध्य प्रदेश की डेमोग्राफी, जनगणना, जनसंख्या थी, उस आधार पर 20% आदिवासियों को, 16% अनुसूचित जाति को और 14% OBC को दिया गया था। लेकिन राज्य बनने के बाद डेमोग्राफी बदल गई, 32% आबादी जो है वो जनजातियों की हो गई।
तो उस आधार पर उसको परिवर्तन करना जरूरत थी, इसलिए 2011 में संशोधन कानून लाया गया। लेकिन उसको लागू करने के बाद जो इंदिरा साहनी का केस है, जो सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि 50% से आप ज्यादा दे ही नहीं सकते, इसका मतलब है स्वाभाविक तौर पर यह मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में सरकार लड़ती रही। लेकिन आज जो स्थिति बनी है उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है, अब इसके बाद जब तक सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई नहीं होगी तब तक अनुसूचित जनजाति वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलने वाला। दूसरी बात, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस तरह से जो इसका प्रपोर्शन तो बदलना था, वो जो 20% नहीं होता तो 26 होता, पिछड़ा वर्ग का अगर 14 नहीं होता तो 10 होता, अनुसूचित जाति का 12 नहीं होता तो 10 होता, ये अनुपात तो बदलना था, ये जरूरत थी, राज्य की जरूरत थी। लेकिन हमने क्या किया कि सही ढंग से अपने विषय को नहीं रखे। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरी खुद बात हुई है, जो वकील वहां लड़ रहे थे वो कह रहे थे कि भारतीय जनता, जो कांग्रेस की सरकार आने के बाद एक तो 2 साल कोविड में निकल गए, जो समय बचा था उसमें ना तो सप्लीमेंट्री कोई एविडेंस दिया गया, ना सीरियसली इसको लिया गया। मैं मानता हूं कि कुछ कारणों से ये जो निर्णय आया है उसका नुकसान कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश के जनजातीय युवाओं को भुगतना पड़ेगा। चलिए, आपके मुताबिक मौजूदा सरकार के ऊपर ये सारा आक्रोश जाएगा? ना, मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए जो सरकार में है जिम्मेदारी उसकी बनती है, और दूसरा 1-2 साल से नहीं, आप 4 साल से हैं, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर में एक आक्रोश बनेगा। आपने सुना सुरेंद्र जी, 2 बातें संजय श्रीवास्तव जी ने कही। उन्होंने कहा नीयत का जिक्र किया, हमारी नीयत थी, और यह भी कहा कि सब जानते हैं 4 साल में आप इसका पक्ष क्यों नहीं रख पाए, पहले भी आप इसके तर्क दे चुके हैं, अब वो वर्ग सड़कों पर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर कर रहा है। क्या उस तक हम अपना मैसेज सही ढंग से पहुंचा पाएंगे? कैसे आप उन तक ये बात कन्वे कर पाएंगे कि आपकी गलती नहीं, पिछली सरकार की गलती? नहीं, देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि देश की आज़ादी के समय, संविधान बनाते समय इन तबकों को आरक्षण देने का प्रावधान किसने किया, किसके नेतृत्व में ये प्रावधान किया गया। लगातार कांग्रेस की सरकार 70 साल तक देश में और प्रदेश में राज करती रही, तो इन तबकों को इनका हक दिलाने का काम इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर, वैज्ञानिक, सांसद, मंत्री और तमाम जो इंजीनियर और सब लोग इस वर्ग से, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से बन के आए हैं। बड़ी बड़ी लीडरशिप जो डेवलपमेंट हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी के आज़ादी के समय बनाए हुए संविधान के कारण है। इस बात को अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति को समझाने की आवश्यकता नहीं है। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस देश में अगर अंबेडकर के नेतृत्व में कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान नहीं आता तो शायद इनको इस आप मानते हैं कि अभी सत्ता में चूंकि आप हैं तो ये गुस्सा मौजूदा सरकार को झेलना पड़ेगा? नहीं, देखिए, उसका कारण यह है कि नियत को, बात ये होती है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे संबंध अंतर नहीं पड़ता। अंतर पड़ता है पाठक जी, जो पार्टी का जो कैरेक्टर है, पार्टी का जो चरित्र है, उसके आधार पे पता चलता है। तो मैं ये मानता हूं और बिल्कुल विश्वासपूर्वक कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर तबके के पक्ष में रहा है। उनके पक्ष में लगातार बहुत सारे निर्णय किया है और इसमें जरूर भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा शशांक शर्मा जी ने कहा, कि नई परिस्थितियों के हिसाब से लागू तो कर दिया, मगर उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसमें उसको कोर्ट के सामने निर्धारित करने के लिए जो जो औपचारिकताएं होती है, कोर्ट के एक नियम से काम होता है, उन नियमों का पालन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। बाद में जब पर वो मौजूदा सरकार को लेकर के भी एक टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उसके बारे में भी आपसे पूछूंगा। और दूसरा संजय जी से पूछूंगा, नियत को लेकर उन्होंने बात की, तो क्या मौजूदा सरकार की नियत उनको नहीं दिखती? और अब जो आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या साथ आपको भी मिल पाएगा? क्या वो वर्ग आपको बराबर का जिम्मेदार नहीं मानेगा? चलिए, सुरेंद्र जी से हम पूछ रहे थे, संजय जी से भी पूछ रहे हैं। संजय जी, क्या ये गुस्सा आपको भी नहीं झेलना पड़ेगा? क्योंकि लागू आपने किया, आपने कहा नियत हमारी बहुत अच्छी थी, आज आप उनके साथ खड़े हैं, लेकिन मौजूदा सरकार भी कह रही कि आपने शुरुआत से ही वो काम ही नहीं किया जिस वजह से उनको ये हक मिल पाता। वो आपकी नियत पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है पुनीत जी, कांग्रेस का चरित्र ही कुछ ऐसा है
कि कांग्रेस करती धरती कुछ नहीं है और दूसरे पर लांछन लगा दो। आपने भी कहा, शशांक जी ने भी कहा, सब प्रकार की बातें हैं। 4 वर्ष बीत रहे हैं, सरकार के जाने की विदाई का समय आ गया, लेकिन आपने अपने पक्ष को तरीके से नहीं रखा। अब आप उनके पुराने इतिहास को कुरेद कर दूसरों पर आरोप लगाएंगे तो मुझे लगता है ट्राइबल वर्ग भी है, जो आदिवासी वर्ग है, आपकी सरकार के खिलाफ में खड़ा है। और स्वीकार करना चाहिए, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है कि यदि आप वर्तमान में सरकार में है, आपकी जिम्मेदारी है, उसमें आप क्यों किंतु परंतु करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपका दायित्व था। और मैंने एक उदाहरण और भी बताया पुनित जी, इनके नियत का, इसलिए ये हमारी नियत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन इनकी नियत, आपने कह दिया ओबीसी लोगों को जोड़ने के लिए 27%, क्या स्थिति रही। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, मुझे कहना पड़ता है बार बार कि कांग्रेस का ही एक नेता जाकर उस पर स्टे लाता है और वो कुछ महीनों के बाद में चेयरमैन बन जाता है। चेयरमैन, ये क्या है कहानी? सुरेंद्र जी अपनी बात क्या कहानी है? षड्यंत्र की कहानी। तो आखिर इनकी नियत क्या है, क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस का चरित्र है, हमेशा आरक्षण के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल लोगों को बरगलाना, लेकिन सत्यता कुछ नहीं है। अगर हैं इस तरह के समर्थक हैं तो उनको अपनी बात कहनी चाहिए ना। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देख लीजिए, जब से देश आजाद हुआ है और आजादी के पहले भी अनुसूचित जाति, जनजाति, कमजोर तबके के लोगों को अधिकार दिलाने का काम किसने किया? नहीं, पर कांग्रेस पार्टी ने किया। संजय भाई, तमाम जितने वंचित वर्ग है उनके साथ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अच्छे वकील नहीं रखे। जनता पार्टी के कहने से ये नहीं हो जाएगा कि आज भले आप सत्ता में हैं, हिंदू मुसलमान के नाम से आप सत्ता में जरूर आ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं। अनुसूचित जाति, जनजाति के दिल में कांग्रेस पार्टी बसती है और कांग्रेस पार्टी उनके हितों की चिंता करती है। इस बात में कोई संदेह की बात नहीं। ठीक है, एक सीधा सवाल संजय जी, क्या इस मुद्दे पर, पूरा आदिवासी, क्योंकि दोनों पक्ष मानते हैं चुनाव नजदीक है, चुनाव को लेकर ये सारे प्रयास कर रहे हैं, आप भी उन पर आरोप लगाते हैं कि चुनाव देखकर, अब आप ये बात कह रहे हैं, वो भी कहते हैं चुनाव देखकर बीजेपी आंदोलन कर रही है, अब इस तरह की यात्राएं, क्या इस वर्ग का साथ आपको मिल पाएगा पिछले चुनाव को देखते हुए? देखिए ऐसा है पुनित जी, किसको साथ मिलेगा, कब मिलेगा, ये परिणाम बताएगा। लेकिन हर विषय राजनीति से प्रेरित नहीं होता। ये कांग्रेस के लिए हो सकता है, जैसा उन्होंने पासा फेंका था 27% आरक्षण ओबीसी का, किंतु परंतु नहीं, 1 महीने के अंदर में ध्वस्त हो गया, तो वैसा नहीं है। ये उनके अधिकार का मामला है और उस अधिकार को हम निश्चित रूप से उनके साथ में लड़ेंगे, उनके अधिकार के लिए हम लड़ाई को लड़ेंगे। साथ मिलेगा नहीं मिलेगा ये बात का विषय है। आप साथ मिलकर लड़ेंगे, लेकिन शशांक जी से अब एक सवाल है। शशांक जी, पार्टियां एक तरफ उनका साथ देने की बात भी करती, क्या ये पॉलिटिकल रंग नहीं लेगा चुनाव से पहले? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा? सरकार से लड़ेंगे चुनाव, छत्तीसगढ़ की सरकार सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी। वास्तविक में जनजातियों को उनका अधिकार दिलाने का जिस वर्ग के हित के लिए बात कर रहे हैं, जिन वर्गों का जो आरक्षण का प्रतिशत वह 32% है और लगभग 29 सीटें उनके लिए आरक्षित हैं। ये सरकार को बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका निभाती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बनकर उभरेगा। लेकिन सवाल यह है कि इसमें दोनों पार्टियां किस तरह से मैनेज करती हैं, ये बात देखने वाली है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नुकसान आज की तारीख में, 2 विषय इसमें हैं आरक्षण को लेकर। एक तो 58% है जिसको हाईकोर्ट ने खारिज किया, और दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी को लेकर जो 5वीं अनुसूची है, उसमें एक गवर्नर, राज्यपाल ने एक ऑर्डर जारी किया था कि उन जिलों में जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी ज्यादा है, वहां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में वहां के आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। कई जिलों में 72%, 80% तक जनजातियों को उसमें आरक्षण दिया जाता था, वो भी खारिज हो गया जी। वो जो नुकसान है वो ज्यादा बड़ा नुकसान है। चलिए अब देखते हैं, अभी तो जिस मुद्दे के ऊपर ये वर्ग सड़कों पर उतर चुका है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, दोनों पक्षों को इनके पास जाकर इनके सामने अपनी अपनी बातें रखनी होगी। ये मंच भी उसी का एक हिस्सा है कि आप दोनों अपनी बात रखें। अब ये वर्ग किसकी बातों पर यकीन करता है, क्योंकि संघर्ष तो अभी उनका है और सीधा संघर्ष है दिख रहा है, और दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हम आपके संघर्ष में साथ हैं और आपको न्याय दिलाकर रहेंगे। ये न्याय मिलता है क्या, उनको उनका हक मिलता है, और कौन दिलवा पाता है, वो किसे इसका क्रेडिट देते हैं, अभी कौन उनके संघर्ष में वाकई साथ खड़ा है, ये वही तय करेंगे। फिलहाल आप सबका शुक्रिया, नमस्कार।